हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप भी इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन की एरियाज ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें मुख्य कौन कौन से क्षेत्र हैं। देन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया। इंडिया के मैं आपको कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो। देन फीस स्ट्रक्चर, यानी ये इंस्टीट्यूट्स में आपको कितना फीस भरना पड़ेगा। देन कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आप एरोस्पेस इंजीनियर बन गए तो आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, आपको सैलरी कितना मिलेगा और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है। ओके, तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग की वो शाखा है जो एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और इससे संबंधित सिस्टम, इसके डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट और उसके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है ना, उसको मेनली दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और दूसरी शाखा है एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो देखो डिटेल में देखते हैं दोनों में आपको क्या क्या स्टडी करना होता है। तो देखो, फर्स्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में उड़ने वाले, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से संबंधित है। यानी कि ये ब्रांच में आपको ये पढ़ना होता है कि एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, उसको कैसे लिफ्ट किया जाता है, उसको कैसे थ्रस्ट दिया जाता है और उसको कैसे स्टेबल रखा जाता है। ओके, और दूसरी जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर काम करने वाले हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, स्पेसशिप्स, तो इसके बारे में है। यानी कि इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो आपको एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। ओके, देखो दोस्तों, दूसरा टॉपिक है हमारा की एरियाज ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो देखो, फर्स्ट है एरोडायनेमिक्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा होगा। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन है ना, उसका यूज करके एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स को लिफ्ट किया जाता है। एरोडायनेमिक्स है ना, उसमें आपको यह समझना है कि हवा जो है वो किसी वस्तु के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, यानी कि हवा का दबाव बदल के एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, उसको कैसे लिफ्ट किया जाता है। देन सेकेंड, प्रोपोजन सिस्टम। एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, उसमें प्रोपोजन सिस्टम वो होता है जो उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। आपने एरोडायनेमिक्स में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवा के एक बार एरोप्लेन को लिफ्ट करवा दिया, फिर उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको थ्रस्ट कैसे देना है, तो उसके लिए प्रोपोजन सिस्टम का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तो ये जो प्रोपोजन सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से इंजन और उससे जुड़े हुए हिस्से शामिल होते हैं जो एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रदान करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, देखो थर्ड है मटेरियल्स और स्ट्रक्चर। यानी अगर आपको एरोप्लेन डिजाइन करना है, हेलीकॉप्टर बनाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे मटेरियल सिलेक्ट करने होंगे जो लाइट वेट हो और मजबूत हो। तो आपको मटेरियल की भी समझ यहाँ पर स्टडी करनी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। देखो दोस्तों, एवियोनिक्स का मतलब है ना, वो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा इसमें मैंने आपको बताया कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो एयरक्राफ्ट को संचालित करने वाले मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ग्रुप होता है जो पायलट को एयरक्राफ्ट को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है ऑर्बिटल मैकेनिक्स। तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स वो साइंस है जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी गति और उसके ऑर्बिट्स को समझने के लिए होता है। इसमें सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स है और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, उसकी मोशन का अभ्यास शामिल है। इसके जरिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशन की इफेक्ट्स है ये अर्थ के अराउंड में कैसे रिवॉल्व करते हैं और उनकी जो ऑर्बिट्स है वो कैसे डिसाइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लाइट मैकेनिक्स और स्टेबिलिटी, यानी उड़ान के दौरान विमान पर लगने वाले फोर्सेस, उसका एनालिसिस ये फील्ड में आपको करना होता है। फ्लाइट मैकेनिक्स में है ना, विमान के टेक ऑफ, लैंडिंग और उसके विभिन्न उड़ान चरणों में विमान की स्थिति शामिल होती है। और स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि विमान यानी एरोप्लेन अपने संतुलन को कैसे बनाए रखे और बाहरी जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उससे कैसे निपटता है। ओके, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट कॉलम में मैंने आपको कॉलेजेस के बारे में बताया हुआ है। सेकंड, लोकेशंस क्या है ये कॉलेजेस का, एनुअल फीस कितनी आपको पे करनी होगी,
और आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखो फर्स्ट एक IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। एनुअल फीस अभी 48,400 है और यहाँ पर आपको एडमिशन JEE एडवांस के बेस से मिलेगा और बाकी सारी कॉलेजेस के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद है ना, यहाँ पर मैंने गुजरात के भी कुछ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कॉलेजेस का लिस्ट दिया हुआ है, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है ना वो गुजरात से है। तो यहाँ पर है ना मैंने टोटल फीस दी हुई है, यानी पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करने की आपको टोटल कितनी फीस पे करनी होगी और यहाँ पर एडमिशन आपको कैसे मिलेगा उसके एग्जाम्स के बारे में बताया हुआ है। और अगर दोस्तों आपकी एनुअल इनकम, आपके फैमिली की एनुअल इनकम कम है तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हो। तो ये सारी कॉलेजेस में से एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्कोप इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर बन गए तो आप लोग ये सारे फील्ड में काम कर सकते हो, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्ट और रिसर्च। देखो डिटेल में देखते हैं इसको। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आप एरोस्पेस इंजीनियर बन गए तो आप लोग एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक बोइंग, एयरबस, इसरो, नासा, स्पेसएक्स, तो यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। दूसरा है डिफेंस एंड मिलिट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल DRDO, हाल, तो यहाँ पर आप लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद एयरलाइंस और स्पेस एजेंसीज में आप काम कर सकते हो। आप रिसर्च आगे बढ़ सकते हो। आप रोबोटिक्स और UAV यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। UAV का मतलब ये है कि ऐसे विमान जो बिना पायलट के उड़ाए जाते हैं, यानी ऑटोमेशन। इन्हें आमतौर पर अभी हम ड्रोन भी कहते हैं। ये आमतौर पर रिमोट कंट्रोल या ऑटोनोमस सिस्टम के जरिए संचालित होते हैं। तो इसके डेवलपमेंट के लिए भी आप लोग काम कर सकते हो। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर बन गए तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। एरोस्पेस इंजीनियर का जो सैलरी होता है वो 4 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। यानी इनिशियली आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंट कंपनीज, वर्क क्वालिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरीज मिलती है। ओके, अब देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूचर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, विथ रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी शेपिंग द वेज वी ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द स्पेस। देखो सम की डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड एयरक्राफ्ट टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो फॉसिल फ्यूल्स का मीनिंग क्या होगा, जो पुनः अप्राप्य होते हैं। तो इसके ना नए नए ऑप्शंस फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एयरक्राफ्ट बनाने का अभी उसको डेवलप करने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा फ्यूचर आपको मिल सकता है। कंपनीज लाइक बूम सुपरसोनिक, एयरबस, वो यहाँ पर काम कर रही है। सेकंड है सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक फ्लाइट्स। फ्यूचर के जो पैसेंजर प्लेन्स होंगे ना वो बहुत ही फास्ट होंगे। वो साउंड की गति से भी 5 गुना गति से चलेंगे। आपको पता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो 330 मीटर पर सेकंड है। तो अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले अभी एरोप्लेन डेवलप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफी अच्छा स्कोप है। इसमें है ना स्पेसएक्स, नासा हाइपरसोनिक की दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फ्यूचर में हम लोग चांद पर जा सकेंगे, मार्स पर जाएंगे। तो ये जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन और कोलोनाइजेशन है, जहां पर मार्स और चांद के ऊपर ह्यूमन सेटलमेंट के प्लान्स किए जा रहे हैं। देखो अभी तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन भविष्य में ये शायद पॉसिबल हो सकता है। इसमें बहुत सारी कंपनियां लाइक स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और नासा इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा सा स्कोप आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ऑटोमेशन। तो देखो मैंने अभी आपको बताया पायलटलेस एयरक्राफ्ट और ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसको AI के जरिए अधिक स्मार्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक काफी अच्छा स्कोप है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरलूप और फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो दोस्तों, हाइपरलूप जो है ना वो एक नया और तेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें लोगों को बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह तक पर पहुंचाया जाएगा। ये जो हाइपरलूप है ना वो वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से काम करता है। इसमें क्या होगा कि यात्रा का जो समय होगा वो काफी कम हो जाएगा और फ्यूचर में आप लंबी दूरी की यात्रा बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर सकते हो। अभी एलन मस्क का जो हाइपरलूप कॉन्सेप्ट है ना वो ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो यहाँ पर ये फील्ड में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए।
उसके बाद है ग्रीन एविएशन और सस्टेनेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करके अगर हम बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल या इलेक्ट्रिक एविएशन यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिल सकता है। इसमें ना बोइंग, एयरबस जैसी कंपनियां एनवायरमेंट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रही है। तो ओवरऑल बात करें ना तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही रोमांचक है। बहुत सारी न्यू टेक्निक के कारण इको फ्रेंडली एरोप्लेन डेवलप हो चुके हैं और सुपरसोनिक यात्रा भी तेजी पकड़ रही है। तो अगर आप इस फील्ड से रुचि रखते हैं ना तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों हार मत मानो, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और कड़ी मेहनत का है ना कोई विकल्प नहीं होता। ये आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। ओके, चलो, थैंक यू एंड गुड लक।